फ्रेश चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें हम लोग टॉपिक देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बेसिक्स हमको ऑलरेडी पता है, ये सारी चीजें हमें बनती हैं, इसकी प्रैक्टिस भी अपने की है पहले। हम यहाँ पर स्पेसिफिक पोर्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर्स ये स्टार्ट कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर्स या स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशंस देखेंगे। आपको ऑलरेडी पता है मिरर बनता कैसे है, अगर नहीं पता है तो एक बार रिकॉल कर लें अपन, छोटा सा बस 1 मिनट का। आपको मालूम होगा 3 डायमेंशनल जो स्फेरिकल शेप होता है, सपोज ये हॉलो टाइप का स्फेयर है, इसकी थिकनेस बहुत ही कम है, इस टाइप की थिकनेस है, इसमें ज़्यादा थिकनेस नहीं है, यूनिफॉर्म टाइप की है मान लीजिए थिकनेस। ये मटेरियल है यहाँ पर जो डार्क एंड प्लेस दिख रहा है ड्राइंग में, और बाकी जगह हॉलो है ये अंदर। ठीक है, कैविटी है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पार्ट इसका काट लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा पार्ट जैसे काटते हैं हम, और इस पार्ट को रिमूव करने के बाद हम फ्रंट से इसे देखते हैं। ठीक है, तो किस तरीके का सेक्शन दिखेगा उसे नोटिस कीजिए। तो ये सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, राइट। तो ऐसे 2 पीसेस हम काट लाते हैं, सपोज यहां से एक, यहां कहीं से काट लेते हैं। ठीक है, एक पीस को हम क्या करते हैं, सिल्वर पॉलिश करते हैं, इस साइड पर सिल्वर पॉलिश करते हैं। ठीक है, ड्राई होने देते हैं, शाइनी हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ डार्क कोई भी पेंट कर देते हैं, एकदम डार्क। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जिस साइड से हम लोग देख रहे थे दैट इज कॉनकेव साइड से, राइट। किस साइड से देख रहे हैं हम लोग, दबे हुए साइड से, कॉनकेव साइड से देख रहे हैं, तो वही मिरर बन जाएगा। ये कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, जिसका सिंबल जनरली हम लोग इस टाइप का बनाते हैं, जिसका कर्वेचर ऐसा कुछ दिखा देते हैं। ठीक है, पूरी ड्राइंग 3D नहीं बनाते बैठते, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी लिखना होता है, समझना होता है ना। तो जस्ट एक बार रिकॉल के लिए हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे बनता है। ठीक है, 1 मिनट, क्या हो रहा है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, इस तरीके से दिखा देते। तो जिस साइड ये डिजाइन जैसा दिखता है ना, उस साइड से मिरर काम नहीं करता, अपोजिट साइड से काम करता है, दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही एक और केस, जब हम इसको अपोजिट साइड से पेंट कर देते, दैट इज कुछ इस तरीके का होता वो 3D शेप, और हम पेंट इस बार अंदर से कर रहे होते इसको। ठीक है, तो ये मिरर कौन सा मिरर कहलाता, समझ गए होंगे। ये मिरर कहलाता कॉन्वेक्स मिरर, राइट, कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल है। ठीक है, तो ये डिजाइन आपने समझा। अब इसमें कुछ चीजें जो ऑलरेडी आपको पता है बट फिर भी इंपॉर्टेंस रखती हैं, दैट्स वाई हम उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक मिरर कंसीडर करते हैं। आप पहचानिए सबसे पहले कौन सा मिरर है, फटाफट रिकॉग्नाइज कीजिए कौन सा है। कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, बोले। सबको पता है ना, ये तो कॉनकेव मिरर है भाई, छोटे बच्चे को भी पता है। कॉनकेव मिरर का ये जो स्फेयर रहा होगा, इमेजिन कीजिए इतना बड़ा करीब करीब स्फेयर रहा होगा, राइट, ऐसा कुछ, जिसका पार्ट ये मिरर है ना।
नॉट परफेक्टली, हम ऐसा बना रहे हैं जस्ट, ठीक। तो ये जो स्फेयर रहा होगा इसका एक ज्योमेट्रिकल सेंटर रहा होगा यहाँ कहीं, ये देखिए जैसे इसका सेंटर है, इसी सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे। अब ये जो शाइनी सरफेस है, किस साइड से देखने पर बताओ, फ्रॉम लेफ्ट देख रहे हैं हम इसे या फ्रॉम राइट देख रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ। फ्रॉम लेफ्ट देख रहे हैं कि फ्रॉम राइट देख रहे हैं? हम इसे फ्रॉम लेफ्ट देख रहे हैं, ठीक है। यहां से देखने पर ये कॉनकेव सरफेस शाइनी है, इसीलिए इस मिरर का नाम कौन सा मिरर है? सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर इसका नाम है अपना, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, ऊपर कहीं लिख देते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है ये। तो भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं, रिकॉग्नाइज तो कोई भी कर लेगा, बट साथ में ध्यान रखिए कि शाइनी सरफेस जो कि कॉनकेव है उसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट है ना, जिधर भी है वो मिड पॉइंट कहलाता है पोल। पोल को जनरली लोग किधर भी बना देते हैं, आप ध्यान रखिए पोल शाइनी सरफेस का मिड पॉइंट है। आप यहाँ डॉट लगाएं और ऐसा पी लिख दें तो थोड़ा सा गलत माना जा सकता है कुछ केसेस में, ठीक है। तो आप जनरली ध्यान रखिए कि पोल अपन शाइनी सरफेस के साइड बताने की कोशिश करेंगे, बाकी तो अंडरस्टूड होता है सबको, इतनी छोटी बातें नोटिस जनरली नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक लेवल की चीज तो है नहीं जो आप स्टडी करेंगे आगे। इसमें अपन को कैलकुलेशंस वगैरह भी देखनी है इसकी, ठीक है, इसीलिए चलता है, बट जनरली आप ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा होता है। चलिए सी एंड पी को ज्वाइन करने वाली लाइन देखिए, यहाँ पैरेलली बनाते चलते हैं, ये रेडियस कहलाएगी, ऑफ कोर्स ये रेडियस कहलाएगी, ठीक है। इसको रेडियस को एक स्पेशल रेडियस नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी एंड पी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहला रही है, लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट। और अगर इस लाइन को थोड़ा और प्रोड्यूस कर दें लेफ्ट राइट इन्फिनिटी, तो इसे कहते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये कहते हैं इसे प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मेन एक्सिस कह लें आप इसे, चल जाएगा। जनरली मिरर्स स्फेरिकल जो होते हैं वो इतने बड़े नहीं बनाए जाते जो प्रोपोर्शन हम लोगों ने लिया है, बिल्कुल कॉर्नर से जर्रा सा पार्ट काट लिया जाता है, इतना सा बिल्कुल बड़े से स्फेयर का। कहने का मतलब है ये हाइट जो मिरर की होती है बड़ी कम रखी जाती है, इसको बोला जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर, ये ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल अपर्चर कहा जाता है ओपनिंग ऑफ मिरर को, ठीक है। ये एक दिख रहा होगा आपको न्यूमेरिकल अपर्चर नाम की चीज। अगर ये बहुत छोटा है, बहुत ध्यान से सुनिए, न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब आप अभी मान लीजिए हाइट ऑफ मिरर, राइट, तो हाइट ऑफ मिरर अगर बहुत छोटी है दैट इज जरा सा मिरर है, छोटा सा बिल्कुल, जैसे डेंटिस्ट के पास होता है डेंटिस्ट मिरर, मालूम है ना, डेंटिस्ट मिरर जरा सा बिल्कुल, है ना, उसके इंस्ट्रूमेंट पे फिट रहता है, वो दांत देखने के काम आता है, जो अंदर तक चला जाता है माउस में, इतना सा मिरर, उस साइज का और इवन उससे छोटा मिरर इमेजिन कीजिए। अगर वो कंडीशन है तो सी और पी का एग्जैक्ट एक मिड पॉइंट फोकस कहा जाता है, मिरर का फोकस कहा जाता है, कंडीशनल है ये ध्यान रखिए जरा, है ना, ये फोकस कब कहा जाएगा, जब मिरर का साइज बहुत छोटा है, ठीक है। बट जनरली हम लोग ऐसा फोकस यहाँ दिखाई देते हैं, पहले भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा ऐसे। तो ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, भाई सोच रहे होगे इसमें क्या नया है, थोड़ी थोड़ी सी नई बातें हैं। यहाँ फोकस ये फिक्स नहीं होता, ये ध्यान रखिए, फोकस चेंज भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ मिरर एज वेल, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। साइज ऑफ मिरर पर भी डिपेंड करता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी डिपेंड करता है। आपने लास्ट सेशन जो स्टडी की थी उससे एक बार रिकॉल करा दें हम कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला होगा, अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर टाइम्स tan of incidence angle divided by tan of twice of incidence angle, that is tan of angle of incidence divided by tan of twice angle of incidence multiplied by
रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होता है फॉर्मूला, थोड़ा सा एग्जैक्ट माना जा सकता है इस फॉर्मूले को फोकल लेंथ का। व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, आप कहते हैं क्या, एफ एंड पी, बट इट इज ओनली वैलिड टिल लोअर स्टैंडर्ड क्लासेस। हमको यहाँ पर थोड़ी एग्जैक्ट टाइप की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। हम कहते हैं फोकल लेंथ उस चीज को जो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस है। ध्यान से देखिए, हम क्या कह रहे हैं, फ्रॉम पोल, है ना, टू, जैसे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस थी तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाई, वैसी फोकल पॉइंट या फोकस तक की डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में, है ना, ये फोकल लेंथ कहलाई। अब यहाँ पर थोड़ा सा साइन कन्वेंशन है, इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फोकल लेंथ जो इस मिरर की है ये क्यों नेगेटिव ली जाती है। Why this focal length is less than 0, हम सिंपल भाषा में लिख देते हैं is negative, फोकल लेंथ नेगेटिव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा नेगेटिव है। कारण क्या है, इसके पीछे साइन कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब एक टाइप के स्पेसिफिक रूल्स, ठीक है, वो क्या रूल्स हैं हम समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर का स्टैंडर्ड प्लेसमेंट क्या होता है, तो मिरर का स्टैंडर्ड प्लेसमेंट बता रहे हैं हम आपको। जैसे ये मिरर आपने रखा हुआ है, ये, ठीक है, आपको इसी तरीके से रखना है कि आपका जनरली मिरर का शाइनी सरफेस लेफ्ट साइड पर हो। दिख रहा है ना, शाइनी सरफेस ऑफ मिरर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज, ठीक है। आप ऐसा स्टैंडर्ड प्लेस करेंगे, कर कैसे भी सकते हैं, बट स्टैंडर्ड प्लेसमेंट ये है। ये जो पोल है, पोल को आप क्या करेंगे, ओरिजिन पर सेट करेंगे, दैट इज यहां पर एक्सिस ऑफ एक्स, एक्सिस ऑफ वाई की बात होगी, ठीक है। एक्स एंड वाई एक्सिस यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है यही सॉरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस चैप्टर को, रे ऑप्टिक्स को, दैट्स वाई हमको ये पता होना चाहिए कि मिरर रखा किधर पे है, किस पोजीशन पर। अब इससे आप देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है लेफ्ट साइड में, तो ऑफ कोर्स इसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। पोल ओरिजिन पर है तो उसका कोऑर्डिनेट 0 होगा, और फोकस भी लेफ्ट हैंड साइड पर है, दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस में। इस कारण रेडियस और फोकल लेंथ दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं। समझ में आ रहा होगा। दिस इज द स्टैंडर्ड प्लेसमेंट, स्टैंडर्ड प्लेसमेंट ऑफ मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर को यहीं पर थिंक ऑफ करते हैं, ठीक है। इसी पोजीशन पर पोल को हम ओरिजिन बनाते हैं, और इस ओरिजिन को हम मिरर प्लेसमेंट के लिए रेडी करते हैं इस तरीके से। देखिए, तो इस बार कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा प्लेस होगा, इस तरीके से प्लेस होगा, राइट। अब सुनिए ध्यान से, क्या हो रहा है कि इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आपको सबको पता है, स्फेयर ऐसा कंप्लीट होगा इधर, है ना। ये इमेजिन कीजिए जरा, ऐसे स्फेयर रहा हुआ ना इसका, जैसा ये वाले का अपन ने बड़ा सा देखा था। तो इस कारण क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा, ठीक है। फोकस यहां कहीं होगा, पोल तो ये है ही, ठीक। दैट्स वाई ये पॉजिटिव आ रहे हैं। देखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी और फोकस पॉइंट भी। दैट्स वाई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के रूल्स के हिसाब से, कन्वेंशंस के हिसाब से हमको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये कन्वेंशंस जनरली ऐसे भी कहे जाते हैं कि भाई रे इंसिडेंट कहां से होगी, उसके टर्म्स में देख लेते हैं। तो रे ऑप्टिक्स है ना, क्योंकि इसलिए रे रेफरेंस होती है हमारी, इंसिडेंट रे, ये ध्यान रखिए। इंसिडेंट रे जो होती है दैट टेक्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ गई बात। ये रेफरेंस रे को लेते हैं तो रे ऑप्टिक्स, और जब ज्योमेट्री को रेफरेंस देते हैं अपन, ये देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नाम रख देते हैं।
गॉट दीज नेम्स, है ना? क्यों रखा नाम ऐसा? सिंपल है, रे को रेफरेंस लेंगे तो रे ऑप्टिक्स, ठीक है, और ज्योमेट्री को रेफरेंस बनाएंगे जैसे एक्सिस वगैरह को तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वन इज द सेम थिंग। और वेक्टर जब हम बनाएंगे रेफरेंस में, सूडो वेक्टर्स होते हैं यहाँ पर, तो डायरेक्शंस को जब रेफरेंस बनाएंगे तो क्या कह देंगे अपन? वेक्टर ऑप्टिक्स। सिंपल है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं, आपको रे ऑप्टिक्स का स्टडी करना है यहाँ पर। तो चलिए समझते हैं। All the distances measured along the direction of incident ray are taken to be positive। ठीक है, ये रे ऑप्टिक्स का रूल तो है ही, कन्वेंशन तो है ही, साथ में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को भी सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि रे इंसिडेंट होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो होंगे पॉजिटिव। एंड सबसे पहला कन्वेंशन, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर जो भी एक्स एक्सिस के अलोंग आप डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, दे आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये पोल ऑफ मिरर जो दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो पहला कन्वेंशन अपन लिख डालते हैं कि क्या करना है। डिस्टेंसेस की बात की है हमने, हाइट की बात नहीं की। ओके, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या एक्सिस ऑफ मिरर, ठीक है, आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। हालांकि ये कन्वेंशंस आपको पता है, बट फिर भी हमने एक बार रिकैप करा दिया है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में कंपैटिबिलिटी बैठा पाए अपना दिमाग, ठीक है। तो ये डेटा जो भी आपको इंपॉर्टेंट इसमें से लगता है वो आप सीक्वेंस में नोट कीजिए। सबसे पहले ये स्फीयर अपन ने बनाया था। सर यही टॉपिक में लिखना है, क्या चीज? टॉपिक क्या डालना है? टॉपिक डालना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। और उसके अंदर साइन कन्वेंशन नाम से टॉपिक बनाइए और पूरा जो जो डिजाइन आपको दिख रहा है बनाते चलिए, ठीक है। पहले कौन हाँ, से बनाना सर? बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा था ये, है ना, मिरर, इसको काटा था अपन ने, इससे फिर पेंट करके अपन ने दो टाइप के मिरर बनाए थे, उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये बनाया था। इसके बाद आपको जाना है, जैसे अपन चले ना समझते हुए वैसे ही यहां पर आएंगे, ठीक है। फिर इन दो डायग्राम्स को कॉपी करेंगे प्लेसमेंट ऑफ मिरर करके, ठीक है। फिर लास्ट में आप इस रूल को लिखेंगे। चलिए, जैसा जैसा समझते आए उसी सीक्वेंस में आप नोट कीजिए इसे। टॉपिक है अपना मेन टॉपिक जो है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर्स। उसके अंदर सब टॉपिक बनाइए साइन कन्वेंशंस, ठीक है। उसके अंदर ये सारा डेटा नोट कीजिए। पहले इतना नोट करेंगे फिर आगे बात होती है। आगे हम बात करने वाले हैं फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसका हम अप्रोक्सीमेट वर्जन देखने वाले हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वर्जन देखेंगे इसका। देखें कैसे। हमको पता है कि ये इंसिडेंट रे है, ये ब्लू वाला नॉर्मल है, बिकॉज इट जॉइंस द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विथ सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। हमको पता है, ये थ्योरम हमने पढ़ रखी थी 10th क्लास में, 9th क्लास, छोटी क्लासेस में। तो हमको पता है ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई, ये दिखा देते हैं, जिसके इक्वल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये रिफ्लेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता है, राइट। अब इसके बाद हम लोग P1 नाम का जो पॉइंट दिख रहा है, यहां से एक परपेंडिकुलर अज्यूम करते हैं, यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ठीक है। और कंसीडर कीजिए कि वो पॉइंट P2 पर, क्योंकि ये पोल है P, इसके पास एक नियर अबाउट पॉइंट P2 है जो कि P के बहुत क्लोज है, ठीक है।
मतलब हम अप्रोक्सीमेट का सिंबल लगा देते हैं कि P2 जहां आएगा वहां P अज्यूम कर सकते हैं, यही अप्रोक्सीमेशन हम करेंगे भी अभी। ठीक है, अगर ऐसा है देन हमको राइट ट्राइंगल CP2P1 CP2P1 में tan अल्फा की सॉरी, यहां पर सबसे पहले तो आप राइट ट्राइंगल देख पा रहे हैं कि नहीं ये बताइए। ठीक है, CP2P1 और एक और राइट ट्राइंगल है आपके पास FP2P1, देख पा रहे हैं सभी लोग, है यस ना? सर। हाँ, इसमें हम लोग सबसे पहले तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कॉन्सेप्ट से इस एंगल को आई लिख देंगे। समझ में आ रही होगी बात, क्यों हुआ? क्योंकि ये आई है, ये जेड बन रहा है, आपको सबको पता है। इस तरीके के एंगल्स को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स करके सेम कर देते हैं। आई है तो यहाँ भी आई है। अब एक बात ये बताइए, ये पूरा एंगल कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिला के इसको 2i कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताइए, यस सर। है ना? तो हम यहां पर इसको बोल देंगे ये एंगल इस सिमेट्री से 2i हो जाता है। वेरी सिंपल, यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट? सो लेट अस टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल CP2P1, जिसका आपको एंगल पता है I, तो tan ऑफ I क्यों? क्योंकि एंगल C की बात हुई है, एंगल C, जिसको हम क्या कह रहे हैं, tan ऑफ एंगल C, जिसको परपेंडिकुलर अपॉन क्या कहेंगे, बेस। क्या है परपेंडिकुलर, क्या है बेस, जल्दी जल्दी बताइए, कितना परपेंडिकुलर कितना बेस? P2P1 परपेंडिकुलर, P2P1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना, CP2। है ना, P2C। अब ये लिखकर अपन एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। देखिए क्या अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, हमको पता है P2 को क्या लिख सकते हैं हम अप्रोक्सीमेटली P, तो हम P1 लिख देंगे डिवाइडेड बाय PC। क्या किया हमने, समझ में आया? ये P2 को क्या लिख दिया है, P लिख दिया है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही थी वहां पर। ये जो P2 पहले लिखते थे हम, इस P2 को हमने क्या लिख दिया है, सिंपली P लिख दिया है। ठीक है, सो कोई डाउट तो नहीं आया अभी तक, समझ में आई बात की नहीं आई, बोलें? अब इसे हम नेक्स्ट स्टेप में tan ऑफ I लिखेंगे। ठीक है, क्यों tan ऑफ I? क्योंकि एंगल C की वैल्यू हमको पता है, एंगल C की वैल्यू है I, इंसिडेंस का एंगल के इक्वल। ये हो गया कितना, PP1 अपॉन PC। वेरी सिंपल, ये बात समझ में आ रही है सभी को, है ना? कोई कंफ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि कहाँ पे समझ में नहीं आया। क्या अप्रोक्सीमेशन किया है अपन ने यहाँ पर, P2 को वेरी क्लोज टू P ले लिया, ये बहुत पास में ले लिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली हम कह सकते हैं इन राइट ट्राइंगल, एक और राइट ट्राइंगल था ना FP2P1, FP2P1, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलर प्रोसीड करेंगे और ये 2i एंगल के लिए हम लिख देंगे tan ऑफ एंगल F, जिसको बाद में tan ऑफ 2i लिखेंगे, है ना? पूरा प्रोसेस आपको रटा हुआ है, कैसे कैसे करना है प्रोसीड, तो आप सीधे इक्वेशन लिख देते हैं फाइनल, tan ऑफ ट्वाइस ऑफ i विल बिकम, परपेंडिकुलर तो वही है इसका जो बाद में PP1 हो जाएगा, है ना? लिख ही देते हैं एक बार, क्योंकि P2 और ये P2 से P1 और ये F, देखिए ध्यान से, P2P1 और P2F, P2P1 P2F, इसी को अपन ने अप्रोक्सीमेटली क्या बोल दिया, ये P2 का 2 हटा दिया, P2 की जगह P बना दिया। ठीक है, सो P के टर्म्स में आपको दिखने लगेगा यहां पर, ठीक, सिंपल सा P1 और PF, ये चीज देखने लगेगी आपको, ठीक। एंड वी विल अराइव एट
अनदर इक्वेशन, इसी को हम इक्वेशन बना डालते हैं। चलिए सेकेंड, अब इसमें हमको निकालना क्या था याद करो, और टॉपिक वाज फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। एफ की वैल्यू चाहिए। एफ किधर से किधर तक होता है सबको पता है ना, पी से कहां तक होता है, एफ तक, है ना। पी से एफ तक के बीच की लेंथ को क्या बोलते हैं अपन, फोकल लेंथ बोलते हैं, राइट, एफ बोलते हैं। तो पी एफ हमको निकालना है, ये दिख रहा है, पी एफ दिखने लगा हमको, ये दिखने लगा। बस क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट करना है, और ये जो अननोन है पी पी वन हाइट, इसे गायब करना है। तो गायब कर देते हैं भाई, कैसे करें, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो वी विल एग्जीक्यूट दिस कमांड सिंपली। क्या है वो कमांड, देखते हैं कि हम करने वाले हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है। बाय दिस कमांड वी विल अराइव एट एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखें क्या है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये चीज फिर से आ जाएगी वहां पर, ठीक है। समझते हैं कैसे, सिंपल वे में अपन समझ रहे हैं इस बार। देखें ये बन गया भाई tan i लेफ्ट हैंड साइड पर और tan 2i, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गई। राइट हैंड साइड पर क्या है, सॉरी, ये पी पी वन अपॉन पी सी डिवाइडेड बाय, बोले डिवाइडेड बाय पी पी वन अपॉन पी एफ, यस है ना, पी पी वन अपॉन पी एफ। अब क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया पी पी वन, और हमारे पास जो रिजल्ट आया, क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ये पी एफ ऊपर लिख दिया जाएगा, पी सी डिनोमिनेटर में आएगा, विच इज इक्वल टू tan ऑफ आई डिवाइडेड बाय tan ऑफ 2i। और इसे सिंप्लीफाई करके हम पहुंचेंगे एक रिजल्ट पर कि भाई पीएफ निकाल रहा है अपन। बिफोर दैट हम ये इक्वेशन बना लेंगे, पी एफ इज इक्वल टू कितना, पी सी टाइम्स दिस मच, तो पी सी टाइम्स क्या, टेन आई अपॉन टेन टू आई, टेन ऑफ आई अपॉन टेन ऑफ टू आई, ठीक है। ये सिंपली ध्यान रखिए, इतना आ गया हमारे को समझ में। इसके बाद हम छोटी सी एक वैल्यू और अप्रोक्सीमेट करेंगे, फिर हमारे पास वो फॉर्मूला आ जाएगा जिसको हम जनरली देखना पहले से भी हम लोगों ने देखा है, मतलब जिसे, ठीक है, जिस फॉर्मूले को। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, बोर्ड फिल हो चुका है, फिर आगे बात होती है। नाउ व्हाट, एक छोटा सा बस अप्रोक्सीमेशन है। अब देखें क्या करना है। एक अप्रोक्सीमेशन अपन ने लगा लिया है ऑलरेडी, क्या है वो, P2 को P लिख दिया है, मतलब व्हेन दिस मिरर इज टू स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है जब, ठीक है। ये आप पहले ही बता दीजिएगा, व्हेन मिरर इज टू स्मॉल, ठीक है, एज कंपेयर टू द रेडियस। रेडियस बहुत ज्यादा है इसकी, मतलब बहुत बड़े स्फेयर का पार्ट है, बट इतना सा पार्ट है, समझ गए, वैसी कंडीशन है। ध्यान से देख लीजिए ये सारी कैलकुलेशन, ये जो P2 को P लिख पा रहे हैं ना अपन, किस कंडीशन में लिख पा रहे हैं, व्हेन न्यूमेरिकल अपर्चर जो है, बोले तो हाइट ऑफ मिरर, आप हाइट के टर्म्स में समझ लीजिए, हाइट ऑफ मिरर इज मच लेसर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इस कंडीशन में अपन ये बात कह सकते हैं और इतना कैलकुलेशन ला सकते हैं। अब पी सी क्या होता है बताइए, पोल से तो नाप रहे हैं, ठीक है, सी तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, पी से सी के बीच का डिस्टेंस क्या बोलते हैं उसको अपन, रेडियस बोलते हैं ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसे, ठीक है। हो सकता है ये ब्लर हो, सिंपली हम इसे ब्लैक से ही लिख दे रहे हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी साइन कन्वेंशन नहीं डाल रहे हैं, अभी सीधा सीधा नोट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो हम पी एफ की वैल्यू निकालने जा रहे थे, जिसको हम एफ से शो करते थे, तो यहाँ साइड में कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं, पी एफ को हम कहेंगे एफ,
है ना, पीसी को हम कहेंगे आर, ओके। और इन दोनों को यूज करके हमारे पास इक्वेशन आएगा, दैट इज लिख देते हैं यहाँ पर कि भाई अब क्या लिखने वाले हैं हम लोग, अब हम लोग लिखने वाले हैं कि भाई एफ इज इक्वल टू आर टाइम्स, ये आर कहाँ से आ गया समझ गए ना, जो चीज हम चेंज करते हैं उसे हाईलाइट कर दे रहे हैं यहाँ पर पहले तो, आर एफ, ठीक है, ये दो चीजें, और बाकी 10i अपॉन 10 2i, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं गया होगा अभी तक, ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। ये रिलेशन आप देख पा रहे होंगे बोर्ड में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये लास्ट सेशन हम लोगों ने किसी और तरीके से निकाला था, ये वाला दिख रहा है सभी को। अब हम लोग इसका एक लेवल और अप्रोक्सीमेट करने वाले हैं, और ये टॉपिक जिस लेवल पर हमको है उस लेवल पर फिनिश हो जाएगा। देखिए एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद नोट कीजिएगा क्या है अप्रोक्सीमेशन, समझें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक टेबल आप नोट करें अगर, या फिर ग्राफ आपको पता है टेन का, जनरली ग्राफ सभी को नहीं पता होता, टेबल पता होता है टेन थीटा का, थीटा के वर्सेस, है ना, थीटा जब 0 होता है तो टेन थीटा भी 0 होता है, थीटा जब 30 डिग्री होता है तो टेन थीटा कितना था 1/√3, है कि नहीं, 1/√3 को जब आप सॉल्व करते हैं तो 0.5 के आसपास कुछ आता है, ठीक है, 1/√3 आप सिंप्लीफाई कीजिए तो वो आएगा 0.5 समथिंग समथिंग। फिर जब आप 37 डिग्री की बात करते हैं, क्या नहीं 37 डिग्री तो देखा ही नहीं हमने, तो 37 डिग्री 3/4 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए 3/4 को 0.75 कह सकते हैं आप सीधे सीधे। जब ये 45 डिग्री होता है तो आपको पता है ये 1 हो जाता है, 45 का तो सबको पता है ना, ठीक। और आगे बढ़ाते हैं अपन इसको, थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं इसी चेन को, तो ये बन जाता है 45 डिग्री पर, सॉरी 45 डिग्री पर 1, ठीक है, ऐसे ही अपन आगे बढ़ाते हैं 53 डिग्री पर ये हो जाता है 1.33 4/3। ये वैल्यूज थोड़ी सी लर्न रखेंगे तो अच्छा बेनिफिट होगा, बाकी तो आपको जनरल वैल्यूज तो ध्यान आ रही होगी, 0 पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/√3, अप्रोक्स 0.5, ये अप्रोक्स लिखा है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं हम। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, आप 60 डिग्री पर पहुंचेंगे तो सीधे 1.732, कहने का मतलब √3 होता है, ठीक है, और 90 डिग्री पर तो इन्फिनिटी ही पहुंच जाता है सीधे ऊपर, है ना, टू मच, मतलब बहुत ही ज्यादा पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसका ग्राफ देखा जाए 0 डिग्री से कितने डिग्री तक बोल रहे हैं अभी, 90 डिग्री तक, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा भागता है, ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम टेन थीटा की बात करेंगे, मतलब यहाँ 10i या 10 2i की, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे, जितना कम होगा ये, कैसे कम होगा मिरर छोटा करते जाइए जरा, ये P1 पॉइंट पास में आने लगेगा, है ना, नीचे की तरफ आ जाएगा P1 पॉइंट जो है, सब वीडियो अटक गया, एक मिनट, हाँ ये बैठ, चलें आगे समझते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि ये मिरर बहुत छोटा होता सपोज, देन ये जो P1 है ये बहुत नीचे आ जाता, P1 के बहुत नीचे आ जाने से, मतलब P के पास आ जाने से, पोल के पास आ जाने से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होने लगता, और छोटा और छोटा और छोटा, ठीक है, मतलब कहने का ये है, अगर हम बात करें ये थीटा जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, है ना, थीटा लिया था अपन ने इस एक्सेस पर, तो थीटा अगर हम कम करने लगे, यहां आने लगे थीटा किसके पास, 0 के पास, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा की जगह क्या है यहाँ पर देखिए आई या फिर 2i है ना, तो दोनों के लिए ही ऐसी बात वैलिड है कि अगर आई हम ले रहे हैं इस एंगल ले रहे हैं इस एक्सेस पर जो कि बहुत छोटा है,
तो 0 के पास है तो 0 ही के लगभग आउटपुट भी देगा वो। दैट इज 10i की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 0 के बराबर। कब? जब i की वैल्यू 0 के बराबर हुई। i अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया? 0। तो 10i भी क्या हो गया? 0 हो गया कि नहीं हो गया? और 0 किसकी वैल्यू हमने अज्यूम की है? i की। मतलब हम कह सकते हैं एक थ्योरम से, यहां ध्यान से देखिए, इफ i इज टू स्मॉल, है ना, आप वर्ड्स में लिख लीजिए, बहुत ही स्मॉल है, देन क्या? देन एक आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं कि भाई tan ऑफ थीटा, ध्यान से देखिए, यहां पर अपन ने i का यूज किया है, i अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई हो जाएगा, tan ऑफ i अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए जरा। tan कितने चीज का, सॉरी, tan थीटा जो है ना, tan थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है। ये मतलब है कहने का ओवरऑल, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन है ये, ठीक है। तो चलिए ये अप्रोक्सीमेशन इस इक्वेशन में हम यूज करते हैं। लेट दिस इक्वेशन बी थर्ड, दिस अप्रोक्सीमेशन बी फोर्थ वन, कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस आप देख लीजिएगा जो भी है, नोट किया अपन ने। तो इसे यूज करें तो हम क्या करेंगे? सिंपली tan हट गया ऐसा मानेंगे, tan दोनों जगह से हटा देंगे और अप्रोक्सीमेटली अपने पास f इज इक्वल टू r टाइम्स i अपॉन 2i आ जाएगा। समझ में आ रही बात? क्या चेंज हो गया यहाँ पर? i बन गया tan i की जगह और 2i बन गया tan ऑफ 2i की जगह। तो अपन को फिर पता है कि i कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी गेटिंग द फॉर्मूला। अप्रोक्सीमेशन है ये, हाँ। तो f इज इक्वल टू लगभग लगभग कितने के? इसी बात को हम कहेंगे कि भाई ये जो f है, f हो गया r/2। याद आ गया? ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखा है, 10th क्लास में देखा है, बट डायरेक्ट देखा है आपने इस फॉर्मूले को। आज आपको पता चल गया कि कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है, सिंपल अप्रोक्सीमेशंस लगा के। चलिए नोट कीजिए इतना, फिर आगे बात होती है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं किस पर? मिरर इक्वेशंस, है ना, मिरर इक्वेशन पर। हम सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। कॉनकेव मिरर के लिए डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। हालांकि यही चीज वैलिड हो जाती कॉन्वेक्स मिरर को, बट उसमें रे डायग्राम चेंज करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने दो इंसिडेंट रेज चूज करनी है हमको, ठीक है। फर्स्ट ये दिख गई आपको, सेकंड आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बना लीजिए, फोकस वाली बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए ऐसी, ठीक है। फोकस वाली बना देते हैं चलो, या तो इस सीधे पोल पर भी आप बना सकते हो, ठीक, कुछ भी चलता है। तो अभी जनरल जो रूल्स अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं वही ले लेते हैं कि भाई ये फोकस से जाने वाली हमको पता रहती ना, द रे इंसिडेंट थ्रू फोकस ऑफ मिरर goes parallel to principal axis after reflection, ठीक है, ये सबको पता है। तो बड़ा सिंपल सा है ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब फर्स्ट वाली का रिफ्लेक्शन किधर से? फोकस से होने वाला था, तो ये फोकस से चली गई। तो देखिए अभी आपका जो इमेज फॉर्मेशन आया है वो एक्सपेक्टेड प्लेस पर आया है कि नहीं आया है? समझ गए? सही जगह आया ना, सी और एफ के बीच होता था, ठीक। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कोड यूज कर लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट को हम रेड से दिखा देते हैं और इमेज को ब्लू से दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसे। और इस इमेज का नेचर आपको पता है, रियल होगी, है ना। और क्या होगी? इन्वर्टेड, तो दिख ही रही, उल्टी इमेज दिख रही है, ठीक है। और स्मॉलर इन साइज दिख रही है एज कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और रियल, हाँ रियल तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने ये डायग्राम बनाया, इसकी थोड़ी लेबलिंग कर देते हैं डायग्राम की। आप ऑब्जेक्ट को अज्यूम कर लीजिए ए बी, ठीक है। ए का इमेज जो आया उसको ए डैश,
बी का इमेज जो आया उसको बी डैश, मतलब इमेज ए डैश बी डैश एंड ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बहुत सारे ट्राइंगल्स देखने मिलेंगे, ठीक है, जिनको अपन अब आगे इन्वॉल्व करने वाले हैं कैलकुलेशन में। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ढूंढना है सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स किधर से ढूंढें, ठीक है, समझिए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, ये जो ऑब्जेक्ट वाला दिख रहा है आपको ए बी लाइन, उसी लाइन के पैरेलल यहाँ पर एक और ड्राइंग कर लीजिए। ये कर लिया अपन ने जैसे, ठीक है, सिंपल है ये तो बिल्कुल। ठीक, यहाँ ये ड्राइंग ले ली अपन ने। देखिए और भी पॉसिबल कंडीशंस हैं। ये जो अपन ने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम बनाकर आप प्रूफ कर सकते हैं मिरर इक्वेशन। कई बार तो ये कहा जाता है कि प्रूव द मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला जो भी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, तो वो तो केस है ही। कई बार कह दिया जाता है प्रूव दैट सेम व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो पोजीशन भी वो लॉक करते हैं कई बार, तो आपको हर कंडीशन के लिए तैयारी रखनी है। जैसे एक कंडीशन अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एक और बताएंगे आपको, ठीक है। और सबसे सिंपल जो पड़ेगा वो भी आपको यहाँ पर अभी हम बताते हैं, रेकमेंड करेंगे, वो सबसे सिंपल पड़ेगा आपको, ठीक है, एक बार में वो प्रूफ हो जाता है फिर। ठीक, देखते हैं कैसे। उसके लिए आपको ये पूरा ध्यान से देखना है, और भी वीडियोस आसपास है ना जो बनेंगे अभी आएंगे इस लिस्ट में, प्ले लिस्ट में, वो आप देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कौन सी पर्टिकुलर चीज है जिसमें आप जल्दी से फॉर्मूला निकाल लेंगे, कौन सा पर्टिकुलर डायग्राम है। ठीक है, चलिए अभी तो फिलहाल इस डायग्राम की बात करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ब्लू वाला इमेज बना है, ये एंगल सपोज बीटा, इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, सेम हो गया, इक्वल हो गया। तो ये दो ट्राइंगल्स जो आपको दिख रहे होंगे वो सिमिलर ट्राइंगल दिखने लगे होंगे, राइट। ऐसे ही आप जब ब्लू वाले के पैरेलल एक और ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो वो आपको एक और सिमिलर ट्राइंगल्स का सेट देगा। ये देखिए, ये जिनमें हमने एंगल्स दिखाए हैं, ठीक है, ये सिमिलैरिटी आप लगा देंगे, और सिमिलैरिटी लगाते ही अपन को कैलकुलेशन बड़ी इजीली बनने लगेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिकमेंडेड डायग्राम की। ठीक है, मतलब हम उसको जनरली जब लॉक नहीं करेगा ना कि भाई इसी डायग्राम इसी केस से बनाइए, तब हम लोग यूज करेंगे उसको। ठीक है, देखिए कौन सा बताते हैं। इस डायग्राम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं मिरर इक्वेशन के लिए। ठीक है, प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। हमने देखा यहां पर लेबलिंग के अकॉर्डिंग सिमिलर ट्राइंगल्स ढूंढे सबसे पहले। इन राइट ट्राइंगल देखिए सी ए बी विच इज सिमिलर टू राइट ट्राइंगल, बोलो सी ए डैश बी डैश, राइट ट्राइंगल सी ए डैश बी डैश। इन दो राइट ट्राइंगल्स जो कि सिमिलर हैं, किस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, आप बता दीजिएगा यहां पर ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, वो सब प्रूफ हो जाएगा आराम से। वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट द करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो, दैट इज रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। बोले तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दिख रहा है ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। परपेंडिकुलर हैं कि बेस हैं दोनों, जल्दी जल्दी बताओ। ए डैश बी डैश और ए बी परपेंडिकुलर हैं दोनों ट्राइंगल के। ठीक है, अब बेस ढूंढिए, दोनों ट्राइंगल के बेस क्या है, ए डैश सी और सी ए, दिख रहा है। छोटा वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, ए डैश सी, दिख रहा है, ए डैश सी डिवाइडेड बाय, बोलो, बड़े ट्राइंगल का बेस करस्पॉन्डिंग सी ए, है ना। हम ऐसा उल्टा उल्टा क्यों लिख रहे हैं मालूम है,
क्योंकि हमको मिरर के पास से, पोल के पास से इस तरफ जाना है, समझ गए, पोल से नापते हैं ना सारे डिस्टेंस, तो इसीलिए हमने ए डैश सी लिखा, ए सी ना लिख के सी ए लिख दिया, चलेगा ना, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पी से उधर नाप रहे हैं, ठीक है, वो तो देख लेंगे अभी। तो एक हो गया ये। दूसरा सिस्टम है एंड इन राइट ट्राइंगल। दूसरा राइट ट्राइंगल का सिस्टम देखिए ध्यान से क्या है, ये है एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, और जर्रा सा एक कंस्ट्रक्शन करके एक राइट ट्राइंगल सिमिलर टू दिस ट्राइंगल दिखेगा हमको। वो कंस्ट्रक्शन कहां करेंगे आप देखिए ध्यान से, एक यहां पर आप बना दीजिए, इसको नाम क्या देना है ध्यान से सुनो, क्योंकि ये रेड वाले के बिल्कुल इक्वल है ना, दिख रहा है आपको रेड वाले के इक्वल है, कंटिन्यूस लाइन हमने बनाई है, आप डॉटेड भी बना सकते हो, ठीक है, एरो नहीं बनाया है इसमें हमने, ध्यान दीजिए, तो ऑब्जेक्ट वो है, आइडेंटिफाई हो रहा है आपको ऑब्जेक्ट। इसको हम नाम दे देते हैं बी के करस्पॉन्डिंग बी डबल डैश और ए के करस्पॉन्डिंग ए डबल डैश, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा ट्राइंगल मिला हमको, एफ ए डैश बी डैश बी डबल डैश, ठीक है, या फिर बी डबल डैश ए डबल डैश एफ, कुछ भी लिख सकते हो आप, अभी तो अपन जनरल सी बात लिख रहे हैं, तो हमने लिखा एफ ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। इन दो सिमिलर ट्राइंगल्स में देखिए सिमिलर हैं कि नहीं, पहले तो हैं बिल्कुल, बाय ई सिमिलैरिटी, वो सब आप लिख लेंगे। तो यहां फिर से हमने वही किया, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बोले तो ए डैश बी डैश अपॉन ए डबल डैश बी डबल डैश इज इक्वल टू, मतलब परपेंडिकुलर्स का रेशो बेस के रेशो के इक्वल। तो बेस का रेशो देखें एफ ए डैश और ए डबल डैश एफ, ध्यान से देखिए, एफ ए डैश एंड ए डबल डैश एफ, ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, और ध्यान से सुनिए, हमको एक बात और पता है, नोटिसेबल बात ये है कि ए बी देख पा रहे हो आप, ये देखो ए बी, ये किसके इक्वल दिख रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश के दिख रहा है, ये दोनों चीजें सेम हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई। मतलब हम फर्दर सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं यहां, ए डैश बी डैश अपॉन क्या लिख दिया यहां पर, रिप्लेस कर दिया ना, जो चीज चेंज कर रहे हैं वो लिख देते हैं ए बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू, बाकी सब एज इट इज, एफ ए डैश अपॉन ए डबल डैश एफ, इक्वेशन 3 दे दिया। अब ये क्यों किया अपन ने, क्योंकि हमको एक साइड इक्वल बनानी थी, क्यों बनानी थी अभी समझ में आएगा, वी हैव टू रिलेट द डिस्टेंसेस, हाइट तो हमने रिलेट कर ली किससे, विथ करस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस, एक्चुअली हमने हाइट एंड डिस्टेंसेस भी यहाँ पे इनडायरेक्टली लगाया है ना, ये देखिए हाइट्स रिलेट हो चुकी, हाइट को हमको एलिमिनेट करना है, क्योंकि हम रेशो चाहते हैं या रिलेशन चाहते हैं यू वी और एफ में, याद आया, यू वी और एफ क्या है, यू क्या है, वी क्या है, एफ मालूम है ना, बताइए, ऑब्जेक्ट जहां रखा है वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, यू कहलाती है, ओके, सो दिस डिस्टेंस इज यू। अब एरो का सिग्निफिकेंस है पी से कहां तक, ए तक, वैसे ही हम पी से अगर बात करें सिर्फ ए डैश तक, तो ए डैश पर क्या फॉर्म हुआ है, इमेज फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इमेज फॉर्म हुआ है, इसको वी कहेंगे अपन, ठीक है, साइन कन्वेंशन बाद में यूज करेंगे, और वैसे ही अगर जरूरत पड़ी किसी और डिस्टेंस की तो वो और बता देंगे, जैसे पी एफ की जरूरत पड़ी है ना तो भी बता देंगे, पी सी की जरूरत पड़ी तो भी बता देंगे, अभी बताएंगे। अभी फिलहाल आप ध्यान रखिए कि डिस्टेंसेस यू वी और ये पी एफ क्या है, पी एफ है फोकल लेंथ, है ना, पी एफ फोकल लेंथ है, तो ये तीन रिलेट करने थे अपन को, ऑलरेडी टारगेट मालूम है हम लोगों को, तो ये तीन रिलेट करें, इसके लिए हमको सबसे पहले ये हाइट वाली टर्म्स को रिमूव करना है ना, दैट्स व्हाई वी वर वर्किंग हियर, ओके। और यहाँ साइड में रेफरेंस दीजिए, कैसे लिख दिया ये अपन ने, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश,
ये ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड इक्वेशन। सो नाउ बाय, सीधा लिख देते हैं, बाय कौन कौन सी इक्वेशन, बाय फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस। समझ में आ रही बात? फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस, व्हाट वी कैन से, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है इसलिए राइट हैंड साइड को सेम होना पड़ेगा। दैट इज दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। समझ में आ गई बात? ये दोनों रिलेट हो गए। दैट इज ए डैश सी डिवाइडेड बाय सी ए इज इक्वल टू एफ ए डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश एफ। समझ गए? नाउ लेट अस थिंक ऑन दिस आफ्टर नोटिंग इट डाउन। चलिए पहले इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे इस पर विचार करते हैं अपन। इसके आगे सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और हमको मिरर इक्वेशन दिखने लगेगा सिंप्लीफाई करने पर। चलिए फटाफट नोट कीजिए इतना, फिर आगे बात होती। इसके आगे कैसे हमको सॉल्व करना है, हमने यहाँ डिस्टेंसेस रिलेट कर लिए हैं बस। अब उसको सारे डिस्टेंसेस को कौन से पॉइंट से मेजर करते थे बताओ? एक कन्वेंशन नोट किया था ना, एक रूल नोट किया था, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, है ना। तो पोल के टर्म्स में अभी नहीं दिख रहा है, ये सब कहीं कहीं और से नपे हुए दिख रहे हैं। तो लेट अस मेक देम इन टर्म्स ऑफ पोल। ओके, that is we are going to write all the distances from pole। एडजस्ट करते हैं, देखते लिखते भाई, सबको बनेगा, देखना कैसे। हाँ सिंपल सा है, बस आप क्या करें, अभी कोई वैल्यू पर ध्यान ना दें, अभी सिर्फ आप देखिए कि क्या हम ए डैश सी को, ध्यान से देखिए, ए डैश सी को पी सी माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं। ए डैश सी को जो रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं वो देखते जाइए। हमको जरूरत है इन चार चीजों की, तो इन चार चीजों में कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास, देखिए। ए डैश सी को हम लिख पाएंगे पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश, ठीक है। फिर सी ए की जरूरत अगर पड़ेगी, जैसे कि पड़ रही है, सी ए की जरूरत पड़ेगी तो पी ए माइनस पी सी लिखेंगे उसको, पी ए माइनस पी सी। आप मैच करते जाइए वहां से। फिर जरूरत पड़ेगी एफ ए डैश की, एफ ए डैश को हम लिखेंगे पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ, ठीक है। फिर जरूरत पड़ेगी हमको ए डबल डैश एफ की, ए डबल डैश एफ की, ठीक है। तो यहां पर हम एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। वो अप्रोक्सीमेशन होगा ए डैश की जगह पी लिख देना, क्योंकि वेरी क्लोज है, तो हम ए डैश को क्या बना डालेंगे, पी बना डालेंगे, इसलिए हम यहां लिख देंगे पी एफ। ये अप्रोक्सीमेशन हमने किया है, ठीक है। ये ध्यान से नोट कीजिए, इतनी चार चीजें पहले नोट करना है। और ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन कैसे कर लिया अपन ने, आप डायग्राम देख के बता पाएंगे, प्रॉपर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, ठीक है। चलिए पुट करना स्टार्ट करें, नोट बाद में कीजिएगा, पहले पुट करते हैं। चलिए बोले, ए डैश सी की जगह ये दिख रहा है पी सी माइनस पी ए डैश, ठीक है, ये दिख रहा है, डिवाइडेड बाय सी ए के प्लेस पे पी ए माइनस पी सी इज इक्वल टू एफ ए डैश के प्लेस पर पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ डिवाइडेड बाय ए डबल डैश एफ के प्लेस पर, ये ए डबल डैश एफ के प्लेस पर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पी एफ, ठीक है। एफ तो है, पी और लिख देते हैं, तो पी एफ हो गया। देखिए सारी डिस्टेंसेस पी से ही लिखना स्टार्ट किया है हमने, देखिए बताइए देख के, क्या हम सारे डिस्टेंसेस को पी से लिख पाए? दिख रहा है ना, एवरीथिंग इन दिस फाइनल एक्सप्रेशन
is starting from P, है ना? So now we can replace the corresponding values. सबसे पहले बताइए किन चीजों की हमको यहां पर जरूरत है। देखें तो हमें जरूरत है भाई पी सी की। पी सी कहाँ कहाँ है? ये पी सी, ये पी सी, ठीक है। तो पी सी को क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी बताओ, पी से सी तक की डिस्टेंस को क्या बोलते थे? पी सी को क्या बोलते थे आप? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे ना। इसको हम 2f लिख देंगे इस बार। क्यों? आपको पता है रिलेशन क्या होता है? r/2 जनरली हमको पता है क्या होता है? f, है ना, इसलिए 2f लिख देंगे r की जगह। तो चलो pc को हम क्या लिखा करेंगे? 2f लिखा करेंगे। 2f चलेगा ना? अब 2f तो लिखेंगे, pa डैश को क्या लिखेंगे? pa डैश कहाँ कहाँ है? pa डैश दो जगह है। क्या लिखेंगे pa डैश को? बोलो। pa डैश को लिखेंगे हम लोग, pa डैश कितना दिख रहा है? ए डैश पर क्या बना हुआ है? ये देखो इमेज फॉर्म हुई है ना pa डैश, तो उसको क्या लिखेंगे? v लिखेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ या ना बोलो। इमेज की डिस्टेंस को v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, सबको पता है, ठीक है, गुड। चलो अब बात करेंगे हम पी ए की। पी ए दिख रहा है? पी ए, पी से ए तक, ये पी से ए तक क्या है? ये u है ना? तो पी ए लिख देते हैं हम यहां पर। सबको समझ में आ गया होगा इतना कि भाई पी ए को हम u लिख सकते हैं। और एक फाइनल बचा पी एफ, उसको तो सब लोग जानते हैं क्या होता है पी एफ। बताओ जल्दी जल्दी, पी एफ क्या होता है? पी एफ होता है एफ, फोकल लेंथ। सबको पता है पी से एफ तक फोकल लेंथ ही कहलाएगी, है ना? तो इसको हम अलग से ही लिख दें, यहां कहीं लिख देते हैं। देखो पी से एफ तक ये होगा स्मॉल एफ, ठीक है। आप लोग डायग्राम में एडिट ना कर लेना, हम लिख रहे हैं, हमारे पास स्पेस यहाँ कम है इसीलिए। ये तो सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सही सही बताओ जल्दी जल्दी, हाँ ना, फटाफट बोलिए। क्लियर है सबको इतना? क्या क्या हमने वैल्यूज बनाई हैं यहाँ? पी एफ, जितने लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं वो टाइप करेंगे पी डबल प्लस। ये सारी बातें, चारों चीजें समझ में आ गई हैं वो टाइप करेंगे पी डबल प्लस। यहां तक तो बात ठीक है, बट आपको अब साइन कन्वेंशन ध्यान देने हैं, ठीक है। आप नोट करेंगे ना जो पेज आपको बचाया था, ब्लैंक छोड़ाया था, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता चलेगा ये सारी डिस्टेंसेस माइनस में आएंगी। क्यों? क्योंकि सारी डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे के अपोजिट नापी गई है। समझ में आ गई बात? ये देखो P से सारे अपोजिट गए थे, अपन लेफ्ट ही साइड जा रहे थे, लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं। सो पुट देम इन दिस फाइनल एक्सप्रेशन एज टू गेट द आइडेंटिटी। आपको ये पुट करना है PC के प्लेस पर। सबके ब्रैकेट्स का फॉर्मेट बना दे रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ब्रैकेट्स के फॉर्म में बना दे रहे हैं। और बाकी तो बन जाएगा आपको। बस इसके बाद कोई चीज ज्यादा मेहनती नहीं बचती, सिंपल सा है, आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सबकी फिलिंग कर देते हैं अपन, क्या क्या फिल करना है, क्या क्या वैल्यूज फिल करनी है अपन को। ओके, सो वी आर जस्ट फिलिंग दीज वैल्यूज हियर। चलिए बोलते जाइए। सभी में माइनस लगा हुआ है, तो सबसे पहले माइनस माइनस लगा डालते हैं। हालांकि उसका सेंस कम निकलेगा क्योंकि सबसे माइनस निकल के कैंसिल ही हो जाना है, बट ये आदत में रखिए, ये डायग्राम जो अपन ने बनाया बहुत काम का था। ये डायग्राम बड़ा शॉर्ट कर देता है चीजों को, ठीक है।
बस यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं अपन। देखिए क्या है, ये वैल्यूज हैं। पीसी की वैल्यू फटाफट पुट कीजिए, -2f। पी ए डैश की वैल्यू -v, पी ए यू, पी सी 2f, पी ए डैश फिर से v, पी एफ एफ, पी एफ एफ। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आराम से, आपको मिरर इक्वेशन मिलेगा। हाँ, अभी होमवर्क बना रहे हैं अपन इसको, इसके बाद के सोल्यूशन को होमवर्क कर रहे हैं हम, ठीक है। एक बार आप इसे मैनेज करके देखिए, फिर अपन नेक्स्ट सेशन बात करेंगे इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करके, है ना। 2 मिनट में बता देंगे हम कैसे आ गया मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन, ठीक। तो अभी डिस्कशन को यहाँ पर डन कर रहे हैं आप, ये नोट कर लीजिए चारों वैल्यूज, ये साइड की 4 वैल्यूज, ये साइड की 4 वैल्यूज, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लीजिए इसे स्पेसिफाई करके, ठीक है। और बढ़िया से रिवाइज करके रखिए, फिर बात होती है नेक्स्ट सेशन में।